हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ कुमार वर्मा और आज हम देखेंगे एक फार्मास्यूटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे हम माइक्रोमेटिक्स कहते हैं। Basically, micromagnetics is the study of small particles and its fundamental and derived properties of small particles. The term micromagnetics was given by a scientist J.M. Delaval. So, micromagnetics is the study of small particles. Basically, small particles के fundamental और derived properties के study को ही हम micromagnetics के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा पार्टिकल है जो कि हमने फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में हमें यूज़ करना है। तो अगर हम उस पार्टिकल की सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं, उसे छोटा करते हैं, तो इस कारण से उसका जब सरफेस एरिया रिड्यूस होता है तो उसकी सरफेस फ्री एनर्जी भी बढ़ती है। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन, उसका डिसोल्यूशन इंक्रीज होता है, उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, उसका रिलीज प्रोफाइल बेटर होता है और बेटर बायोअवेलेबिलिटी उसकी होती है, जिस कारण से उसका क्लिनिकल आउटकम भी अच्छा होता है और उसका फिजिकल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। फिजिकल स्टेबिलिटी से हमें मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हम सस्पेंशन और इमल्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सस्पेंशन और इमल्सन में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे एक जो स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और उनमें सस्पेंशन और इमल्सन में एक उसका डिसएडवांटेज है कि वो थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबल होता है, और जो थर्मोडायनेमिकली वहाँ पे अनस्टेबल है वो, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लूप एग्रीगेट फॉर्म कर सकते हैं। जब वो एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं तो वो हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं वहाँ पे, इसलिए हम माइक्रोमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कि हम पार्टिकल्स को कैसे स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है तो हम मिल्स और ग्राइंडिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, और लिक्विड्स है तो वहाँ पे होमोजेनाइजेशन और सोनिकेशन और एक्सट्रूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। होमोजेनाइजेशन, सोनिकेशन और एक्सट्रूशन मेथड से हम माइक्रोमीटर से और स्मॉल पार्टिकल्स नैनोमीटर तक में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पार्टिकल्स को। So there are the fundamental properties and derived properties of the small particles. So particles की fundamental properties में आती है particle size and its size distribution, and its small particles के fundamental properties में और आती है particle surface area, and its derived properties are density, porosity and flow property. So हम डिस्कस करते हैं अपने fundamental properties से, जो कि होता है particle size and size distribution। इसमें हम कुछ मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जिन मेथड से हम पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड, देन इट्स सीविंग मेथड, देन सेडिमेंटेशन मेथड, देन इट्स फिल्टर काउंटर मेथड। सो फर्स्ट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड। यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में बेसिकली यहाँ पे एक पार्टिकल को एक हाइपोथेटिकली डायमीटर में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे ये आपको एक लाइन दिख रहा होगा, जैसे एक सर्कल पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, और ऐसे ये सर्कल हम हाइपोथेटिकली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उस हाइपोथेटिकली ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम इसके डायमीटर्स को चेक करते हैं। सो इट्स वन नंबर इंडिकेटेड द इट्स बाइसेक्ट और मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर और बाइसेक्ट, जो कि एक पार्टिकल के बीच से जाता है, और सेकेंड इज द फेरेट डायमीटर, थर्ड इज द प्रोजेक्टेड डायमीटर। नेक्स्ट इज द सीविंग मेथड। सीविंग मेथड, ये डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे सीव्स लगे हुए हैं, और स्टार्टिंग पे जो फर्स्ट लॉरेल लगा हुआ है वो है लार्जर मैश साइज है उस सीव की, और लास्ट वन की जो है फाइन मैश साइज है, मतलब उसकी मैश साइज बहुत छोटी है, जिस कारण से हमें, अगर हम यहाँ पे बहुत बड़े पार्टिकल्स डालते हैं तो वो धीरे धीरे जो उसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाते हैं, नीचे वाले पैन में कलेक्ट होते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर के पैन्स पे, अपर पार्ट्स पे ही स्टे हो जाते हैं। So यहाँ पे the size range of the particle is 50 to 1500 micrometer. The percent of coarse, moderate and fine powder is estimated by this method. जो coarse type के particles होते हैं, moderate particles और fine powders हम यहाँ से
बना सकते हैं। और अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक में देखें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक में यहाँ पे पार्टिकल साइज रेंज है 0.2 to 100 माइक्रोमीटर्स। दिस particle size range is very important for the exam point of view, so please remember it. So next is the sedimentation method. So sedimentation method, its particle size range is 1 to 200 micrometer. So particle size by the sedimentation method is determined by the Anderson pipette. This is the diagram show the Anderson pipette equipment which can identify the sedimentation of the particle. So the capacity of the Anderson pipette is 10 ml, shape is the cylindrical, and internal diameter is 5.5 centimeter. The rate of the sedimentation particle is determined by the Stokes law. This equation is determined by Stokes law, which can identify the sedimentation rate. So it's V indicated the rate of sedimentation, d square, mean diameter of particles, and n is the viscosity, and rho s density of the medium, rho naught is the density of particles, g is the gravity. So let's come to the next method for the particle size. It's the Coulter counter. The range of the particle is 0.1 to 500 micrometer. Then the principle of the Coulter counter is basically based on the electrical impedance such a particle. This is the assembly of the Coulter counter method. Then the Coulter counter method, there is a orifice is given here. In the orifice there is a electrolyte solution, in which electrolyte solution of the particles which can pass through this orifice. It's a small aperture and the electrical impedance is generated, and which can calculate the particle size and determine the particle size. So the principle of the Coulter counter method is based on the Coulter principle, which enables the counting and sizing of particles in the electrolyte solution by measuring changes in electrical impedance as each particle passes through the small aperture orifice. जब भी कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स इस स्मॉल अपर्चर ओरिफाइस से पास होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस जनरेट होता है, और उसी इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस को हम मेजर कर सकते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो मेजर होते हैं, जिससे हम साइजिंग ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज द पार्टिकल सरफेस एरिया. पार्टिकल सरफेस एरिया हम यहाँ पे दो देखते हैं, एयर एब्जॉर्प्शन मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड. सर So first one is the air absorption method. इसे फाइंड करने के लिए कॉमनली हम ये गैस एब्जॉर्प्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है ये टेक्निक. सो डिटरमाइन करता है द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पाउडर एंड पार्टिकुलेट्स बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ गैस, यूजुअली नाइट्रोजन गैस हम यहाँ पे यूज करते हैं, एब्जॉर्ब ऑनटू देयर सरफेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट की इमेज, इसे हम क्वांटासॉर्ब कहते हैं. यहीं पे नाइट्रोजन गैस का यूज होता है. नाइट्रोजन गैस के यूज होने के साथ साथ हम यहाँ पे एयर एब्जॉर्प्शन मेथड से यहाँ पे पार्टिकल साइज को, पार्टिकल की सरफेस एरिया को बेसिकली हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. और यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जिसे हम ब्रूनर-एम्मेट-टेलर इक्वेशन कहते हैं. ये बहुत सारे एग्जाम्स में, आपके जीपैट एग्जाम्स में, आपके फार्मासिस्ट और डीआई एग्जाम्स में ये सारे इक्वेशन आपसे पूछे जाते हैं. वहाँ पे आपको इक्वेशन दे देंगे और इक्वेशन के आपको मैच करने के लिए वहाँ पे बोला जाता है. So it's P indicated the equilibrium pressure of the absorbed gas, and rho naught is the rho is the equilibrium pressure of the absorbed gas, rho naught is the saturation vapor pressure of the absorbed, and V is the volume of gas absorbed at the standard condition. Vm is the volume of gas required to form a monolayer, and C is the bed constant related to the energy of absorption. एयर परमेबिलिटी मेथड. एयर परमेबिलिटी मेथड के लिए हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है फिशर सबसेक्साइजर इंस्ट्रूमेंट. सो बेसिकली इसके प्रिंसिपल के बारे में देखा जाए तो फिशर सबसेक्साइजर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर यूजिंग द एयर परमेबिलिटी मेथड. इट ऑपरेट बाय पासिंग अ रेगुलेटेड flow of compressed dried air through a compacted bed of the powder sample as the air passes through a pressure drop occur.
to a resistance from the powder bed porosity and particle size distribution. यहाँ पे जब हम एयर को पास करते हैं, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जनरेट होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑकर होती है, जिससे हम पार्टिकल्स की परमिटिविटी को मेजर करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन आती है जो कि इक्वेशन अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस इक्वेशन को नोट डाउन करें और हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। सो द डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स, तो फर्स्ट हमें देखने को मिलती है इसकी फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे आगे चलेंगे तो हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जानेंगे। सो दिस इज आप इसे एक पाउडर की तरह इमेजिन करें। स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स को वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं किसी भी फ्लोर पे, तो एक कोन के शेप में वो हमें दिखाई देती है, और इसी कोन के शेप में अगर हम इसे एंगल में डिनोट करें तो यहाँ पे एंगल बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन सरफेस ऑफ पाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट्स अ सरफेस ऑफ पाइल एंड इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो यहाँ पे एक इक्वेशन आती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h अपॉन r। तो थीटा इंडिकेट करता है एंगल ऑफ रिपोज, h इज द हाइट ऑफ powdered bed and r is the radius of powdered bed. सो एंगल ऑफ रिपोज या फ्लो एबिलिटी के लिए हम यहाँ पे कुछ डिग्रीज डिटरमाइंड है, जैसे कि 25 डिग्री से अगर ये कम होता है तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होती है, और 25 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पे होता है तो ये गुड फ्लो प्रॉपर्टी होती है, और 30 to 40 होता है तो यहाँ पे पॉसिबल होती है, 40 से ज़्यादा होता है तो वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सो अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं C is equal to 100 Pt minus Tb divided by Pt. Pt is the tapped density and Tb is the bulk density. अगेन हम यहाँ पे एक टेबल देखते हैं जो कि परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड इट्स रिलेटिव फ्लोबिलिटी को हमें दिखाई देता है। जैसे एक वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो कि प्रैक्टिकली प्रूवन है, जैसे 5 to 15 के बीच में रहता है तो ये इंडिकेट करता है इट्स एक्सीलेंट फ्लोबिलिटी, 12 to 16 इट्स अ गुड, 18 to 21 इट्स अ फेयर, एंड 23 to 28 इट्स अ स्लाइटली पुअर, 28 to 35 इट्स अ पुअर, एंड 35 to 38 इट्स अ वेरी पुअर। 40 से अबव में यहाँ पे एक्सट्रीमली पुअर बोलते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दैट दीज टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स में बहुत रैंडमली ये पूछे जाते हैं, कभी एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पूछेगा आपसे, कभी कार्स इंडेक्स के बारे में पूछेगा, कभी आपसे हॉसलर रेशियो के बारे में पूछेगा। हॉसलर रेशियो का यहाँ पे एक इक्वेशन होता है टैप डेंसिटी डिवाइड बाय बल्क डेंसिटी और पॉट डेंसिटी, यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे भी एक टेबल आता है जैसे हॉसलर रेशियो। अगर हम एक्सीलेंट की बात करें तो हॉसलर रेशियो की जो वैल्यू आती है टैप डेंसिटी डिवाइड बाय बल्क डेंसिटी की वो होनी चाहिए 1 से लेके 1.11 तक, और गुड के लिए होनी चाहिए 1.12 से लेके 1.18 तक, और फेयर के लिए 1.19 से 1.25 तक, पॉसिबल के लिए 1.26 से 1.34। पुअर अगर हम इंडिकेट करें जब वैल्यू तो 1.35 से 1.45 जब वैल्यू जाती है तो वो पुअर की कैटेगरी में आती है। वेरी पुअर 1.46 टू 1.59 एंड 1.60 से अगर ज़्यादा है तो वो वेरी पुअर होता है। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोमैग्नेटिक्स टॉपिक। सो हम एक रैंडम यहाँ पे एक रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमारे पूरे टॉपिक्स को कि हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने माइक्रोमैग्नेटिक्स के इस टॉपिक में हमने कुछ फंडामेंटल और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की है जो कि स्मॉल पार्टिकल्स के होते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल सरफेस एरिया के अंदर वहाँ पे हमने कुछ इक्वेशन देखे हैं जैसे ब्रूनर एंड मेटेलर इक्वेशन, कॉची कार्बन इक्वेशन, कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे हैं जैसे कि क्वांटस और फीसर सब्सिडाइजर इक्वेशन, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में हमने आज फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में देखा है, डेंसिटी और पोरोसिटी के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक सेविंग मेथड्स, सेडिमेंटेशन एंड फिल्टर काउंटर मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा है। सो जस्ट ब्रीफ हम एक बार रिवाइज करते हैं, जैसे सीवी मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड, फिल्टर काउंटर, और पार्टिकल सरफेस एरिया एयर एब्जॉर्प्शन मेथड, एयर परमिटिविटी मेथड जहाँ पे कॉची कार्बन इक्वेशन होता है, एयर
एयर एडजॉर्प्शन मेथड में यहाँ पे फिशर सब्सिडाइजर इक्वेशन को हम यूज करते हैं. देन कुल्टर काउंटर मेथड, देन इट्स और अगर हम ड्राइव प्रॉपर्टी में आते हैं तो हमने यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में देखा. एंगल ऑफ रिपोज के बाद हमने कार्स इंडेक्स के बारे में देखा. देन एंगल ऑफ कार्स इंडेक्स के बाद हमने हॉजर रेशियो के बारे में देखा. एंड दैट्स इट्स ऑल. इट्स नॉट द कंप्लीट चैप्टर, इट्स अ ब्रीफ पार्ट ऑफ द चैप्टर. So thank you and thanks for everyone to watch this video.